जोहार। देश संकट से गुजर रहा है, ये सभी कह रहे हैं। संकट किस पर और किस तरह का होने वाला है, किस दिशा में जाने वाला है, इस सवाल पे भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे बातचीत हो रही है। लोग अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीके से रख रहे हैं। फिर वो चाहे मसला ईवीएम का हो या किसानों का हो या काले कानून, जो 3 काले कानून आए जो 1 जुलाई 24 से लागू होने वाले हैं, इस सवाल पे। फिर जो अभी पत्रकार आई थी वो तो फ्रांस की थी और इंडिया में रह रही थी 25 साल से, जिसको निकाल दिया गया था। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने उसको इनवाइट किया था कॉल, जिसे एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया गया लंदन पे। अभिव्यक्ति का सवाल खड़ा हुआ, अभिव्यक्ति के खतरे का सवाल है। ये तमाम बातें हो रही हैं। इन बातों के बीच में एक और भी खेल देखने मिलता है। राम जन्मभूमि का तरह तरह की बातें हो रही है राम जन्मभूमि पे बहुत, और लोग कह रहे हैं कि उसका असर पूरे देश में है। ऐसा है, चुनाव में बीजेपी, मोदी सरकार आ जाएगी, मोदी की गारंटी है कि 370 सीट जीतेंगे और वो अलायंस को लेकर 400 के ऊपर चला जाएगा, तो 24 के बाद चुनाव नहीं होगा। बहुत 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 तरीके की बातें हो रही हैं। अब जब ये खतरे लग रहे हैं, एक एक करके गिनाए तो बहुत लंबी फेहरिस्त हो जाएगी। हम इस फेहरिस्त में नहीं जाना चाहते, इन खतरों के। जब हम लोगों को खतरे दिख रहे हैं तो उस दिशा में देश के तमाम जन संगठन, चाहे वो छोटे हो, बड़े स्तर पे काम कर रहे हो, या फिर वो वामपंथी ताकतें जिनको सब में पहले ये सब चीजें महसूस होती है कि आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है, तो ये तमाम चीजों को लेके क्यों नहीं अभी से इस खतरे के सवाल पर है ना कहते खड़े होकर लड़ाई लड़ी जाए। जैसे एक उदाहरण के रूप में एक बात आती है हमारे सामने। लोग कह रहे हैं कि इस 24 के बाद इस सरकार की आलोचना करने से उस 3 काले कानूनों के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और सीधा सीधा देशद्रोह का कलम लगाया जा सकता है। उसमें प्रावधान है कि 3 महीने तक आप पुलिस कस्टडी में रहेंगे, किसी कोर्ट कचहरी में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट कचहरी में किया जाएगा प्रस्तुत, तो सरकार जिस तरह से अभी मौजूदा राजनीतिक कार्यकर्ता जो भीमा कोरेगांव के सवाल पे हो या दिल्ली के सवाल पे हो या अन्य सवाल पे हो, जो जेल में है, जेल में ही पड़ रहे हैं, जिनकी है ना कहते हैं ना अभी तक फाइल कोर्ट में प्रस्तुति नहीं की जाती है। ये कह दिया जाता है कि अभी जांच जारी है, अभी पूरी नहीं हुई है, ऐसा बोल के डेट लेते हैं, और डेट लेते लेते कई केसेस में 4 साल निकल गए। उमर खालिद का ज्वलंत उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से उन्होंने याचिका बेल के लिए डाली 7 से 9 बार, लेकिन याचिका सुनवाई पे आई नहीं। अंत में उनके वकील ने यह कहकर याचिका विड्रॉल कर ली कि यहां कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम लोअर कोर्ट में ही जाएंगे। तब ये स्थितियां भयानक है। चंडीगढ़ का जो चुनाव हुआ मेयर के चुनाव में जिस तरह की धांधली की, ये बहुत सोची समझी चाल थी। इसको इस तरह से ना देखे कि भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ है। बहुत चालाक, धूर्त और सोची समझी चाल थी कि इस पे कोर्ट में जाया जाएगा, उनको उतना समय मिल जाएगा, उस दौरान है ना कहते वो आप पार्टी या कांग्रेस के है ना कहते मेंबर्स को है ना कहते अपने पक्ष में कर लेंगे, फोड़ देंगे। और हुआ ही ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट गया। सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ ने कहा कि जो उस वक्त चुनाव मेयर का हुआ था, जो जीता था वही रहेगा। आखिर में अभी जब फ्लोर टेस्ट होगा
तो वो है ना कहते मेयर एक दिन का ही कहलाएगा और कुछ नहीं। यही पूरा तौर तरीका आने वाले लोकसभा में भी होने वाला है। लोकसभा के चुनाव होंगे, दिख रहा है कि बीजेपी कैसे एक एक सीट के लिए मारामारी कर रही है। उसको लग रहा है कांग्रेस के चौहान को पार्टी में ले लिया और राज्यसभा सदस्य बना दिए ताकि उसके जरिए उस इलाके के 1-2 सीट मिल जाएगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। अभी तो खबर है हिमाचल प्रदेश में कब है ना कहते बीजेपी की सरकार बन जाएगी, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव हुआ। राज्यसभा के चुनाव में बहुत अजीब बात है, एक चिट्ठी से है ना कहते हैं ना निर्णय हुआ, चुनाव तय हो गया था। कांग्रेस के 2 है ना कहते सदस्यों को फोड़ लिया गया था और चुनाव में 36 वोट मिले, दोनों को तय हुआ। तो इलेक्शन कमीशन का जो प्रावधान है, उस प्रावधान में एक बक्से में दोनों के नाम डाले गए, कांग्रेस के प्रत्याशी के और बीजेपी के प्रत्याशी के, और है ना चिट निकाली गई। जो चिट ऊपर आई वो हारा माना जाता है और उस चिट में कांग्रेस के सिंघवी जी का नाम, अभिषेक मनु सिंघवी का नाम आया और सिंघवी केवल चिट्ठी से हार गए, एक चिट्ठी के बदौलत हार गए। लेकिन इसके पीछे जो चाल चली गई सदस्यों को तोड़ के लेके चले जाने की, वो खतरनाक है। उसी तरह है ना उत्तर प्रदेश में किया गया है, केवल कर्नाटक में नहीं हो पाया। कर्नाटक में सजग थे, वहां का जो करता धरता था, देख रहा था चुनाव की रूपरेखा और उसको संचालित कर रहे थे, वो सचेत थे, इसलिए वहां नहीं हो पाया। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हो गया। उत्तर प्रदेश में तो 8 लोग चले गए समाजवादी पार्टी के, जिसमें शक किया जा रहा था पल्लवी पे, कमेरा पार्टी की, तो वो तो समाजवादी को ही वोट डाली, आई लेट लेकिन डाली समाजवादी पार्टी को ही। लेकिन समाजवादी पार्टी से जो टूट के गए वो तमाम उच्च वर्णीय लोग थे, सिर्फ 2 को छोड़कर, बाकी 6 ब्राह्मण थे। ब्राह्मण केवल अपने समाज का देखता है, क्योंकि आरएसएस उसके पीछे सूत्र है, बीजेपी के पीछे। वो अपने समाज, ब्राह्मण समाज के हित को देखता और वहां चला गया। जब हालात ऐसी है तो तमाम यहाँ के दलित, बहुजन, वंचित तबके के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सोचना होगा कि टिकट किसको दिया जाए आने वाले लोकसभा चुनाव पे और किसको नहीं दिया जाए। केवल अखिलेश यादव के ये कहने से मात्र नहीं चलेगा कि हमने अपना एक कैंडिडेट ज्यादा का इसलिए खड़ा किया था, तीसरा, कि ताकि हम है ना कहते हैं ना जज कर सके कि हमको कौन अभी धोखा दे रहा है, ताकि अभी मालूम हो गया हमको धोखा कौन दे रहा है, वो चले गए धोखा देने वाले। अगले चुनाव में हम सतर्क रहेंगे और टिकट वैसी देंगे। वो तो पीड़ित दलित वंचित, पीड़ित मुस्लिम दलित वंचित की बात कर रहे हैं, तो टिकट क्यों कहते हैं ना राज्यसभा में 2 ऊंची स्वर्ण जाति को दी गए, क्यों नहीं कहते हैं ना दलित पिछड़ी जाति से एक कैंडिडेट को दिया गया। आप बोल एक रहे हैं, कर एक रहे हैं, सिद्धांत का प्रश्न है, सिद्धांत का। अभी वायर ने एक इंटरव्यू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और प्राध्यापक और प्रोफेसर को लेके किया। अब उस इंटरव्यू में ना ये एक विद्यार्थी कहता है कि राहुल गांधी बोल तो रहे हैं जाति जनगणना होना चाहिए, और ये उदाहरण भी देते हैं कि आईएएस ऑफिसर, ऊंची जाति के ऑफिसर कितने हैं और दलित बहुजन के कितने हैं करके ये बात कह रहे हैं, वो खुल के कहते हैं। लेकिन इस सिद्धांत को ठीक ढंग से जामा पहनाने में वो भी कहीं ना कहते दिग्भ्रमित है, ऐसा उस विद्यार्थी का कहना था। वो विद्यार्थी तो पीएचडी कर रहा था। जनता की राय को है ना कहते हैं ना नजरअंदाज करना इन तमाम पार्टियों के लिए आगे आने वाले समय में खतरनाक होगा। और जन संगठन जितने हैं जिस जगह पे है, चाहे नागपुर के हो, नागपुर के बाहर के हो, देश के स्तर पर हो, वो लोगों ने ये समय अपने एजेंडे को थोड़ा स्थगित करके
24 के चुनाव पे पूरा ध्यान देना होगा कि कैसे बीजेपी और ये तानाशाही प्रवृत्ति के लोग जो बैठे हुए हैं उनको इस सत्ता से बेदखल किया जाए। सोशल मीडिया पे जब ये बात आ रही है बहुत अभिव्यक्ति की खतरे के सवाल पे, स्वतंत्रता के सवाल पर, कितने सारे सोशल मीडिया के चैनल है, कहीं एक पहलकदमी नहीं दिख रही है कि देश के स्तर पर या अपने राज्य के स्तर पर सोशल मीडिया का कोई मीटिंग हो या एक जगह पर एकत्रित होकर एक रूपरेखा तैयार करें। क्यों 1 जुलाई का इंतजार करें? क्यों 24 के चुनाव का इंतजार करें कि रिजल्ट क्या होगा? राम भरोसे दुनिया नहीं चलती। राम भरोसे है ना बीजेपी की बीजेपी अपनी है ना सरकार को पार लगा सकती है, लेकिन हकीकत है राम भरोसे पूरी दुनिया चल नहीं सकती। राम भरोसे है ना कहते एक आने वाले चुनाव के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। क्या होगा? हमको बहुत व्यवहारिक तरीके से जब साफ साफ दिख रहा है कि 24 में चुनाव हारे तो क्या होने वाला है वो 3 काले कानूनों के तहत। सब में ज्यादा सोशल मीडिया ही तो बात कर रहा है ना सरकार के खिलाफ में। गोदी मीडिया तो कर नहीं रहा है। गोदी मीडिया की इसको गरज ही नहीं है। गोदी मीडिया तो मस्त गोद में बैठ के है ना कहते झूल रहा है, खेल रहा है, पल रहा है, फूल रहा है। उनको कहीं किसान आंदोलन से भगाया जाए या जो मजदूरों के आंदोलन हो रहे हैं वहां से भगाया जाए, या कहते दिल्ली में है ना जो चल रहे हैं आंदोलन प्राध्यापकों के ईवीएम के, वहां से भगाया जाए कि गोदी मीडिया नहीं चाहिए हमको, चलो चलो यहां से निकलो निकलो। उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी चमड़ी मोटी हो गई है इन लोगों की। तब सोशल मीडिया जो चलाने वाले लोग हैं वो 24 के चुनाव का इंतजार करें। इंतजार करने की अपेक्षा जो चला रहे हैं, कह रहे हैं खुल के ईवीएम के सवाल पर, संस्थागत जो इंस्टीट्यूशंस है सरकार के उसको कैसे अपने कब्जे में ले लिए, कैसे कहते हैं ना किसान आंदोलन पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। तमाम देश में जो आंदोलन चल रहे हैं उस पर जुल्म ढाया जा रहा है। ऐसी स्थिति जब है तो वो 24 के चुनाव का इंतजार करने के बदली और 1 जुलाई से जो लागू होने वाला है उसके सब में बड़ा हमला सोशल मीडिया पे ही होगा, सोशल मीडिया पे होगा। तब ऐसी स्थिति है और दिख रहा है साफ, तो तमाम सोशल मीडिया के लोगों को चिंतन करके सोच के एक जगह आकर एक है ना कहते मीटिंग लेकर बड़ा है ना आंदोलन का भी स्वरूप, चाहे फिर वो 1 दिन का हो या 2 दिन का हो, दिल्ली में देने की गरज है। और अपने अपने जगहों पे भी इसको है ना विस्तारित करने की जगह है जहां जहां पर काम कर रहे हैं। यही वक्त का तकाजा है, यही समय की मांग है, यही वो समय है कि तमाम जो सोचने समझने पढ़ने लिखने वाला तबका है और साथ में जो सजग पार्टी कहती है अपने आप को वामपंथी पार्टी, उनको भी इनिशिएट करके एकजुट होकर एक जगह आके इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, खुलकर कहना पड़ेगा। वो खतरा है, उस खतरे से निपटने के लिए हम लोग अभी से है ना कमर कस रहे हैं, लड़ रहे हैं। केवल ये कह देने से नहीं चलेगा कि हिटलर भी तानाशाह था, वो बहुत दिन नहीं जिंदा रहा, लेकिन हिटलर ने जो क्षति पहुंचाया वो आज भी दिखता है, नजर आता है। वो हिटलर के अनुभव से है ना कहते आने वाले जो हिटलर पैदा हो रहे हैं वो बड़े नफीसी अंदाज में हो रहे हैं। जुल्म भी ढाएंगे, आपके है ना कहते हैं ना मनोसत्ता पे भी कब्जा करेंगे। दिख रहा है मनोसत्ता पे कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे साउंड का इफेक्ट कैसा काम करता है वो भी दिख रहा है कि राम मंदिर, राम लल्ला को हम लाए हैं, राम मंदिर हम बनाए हैं। चारों तरफ सुबह से उठ के है ना कहते इसी के है ना कहते आवाज आती है, चारों तरफ इसी के है ना गाने बजते हैं, चारों तरफ इसी से होता है। ये साउंड साधारण आदमी और आम आदमी को मन पे है ना शिकंजा कसते चलता है, जाल बुनते जा रहा है। ये हमला हिटलर से बड़ा हमला है, बड़ी साजिश है, बहुत अलग तरीके के रिफाइन वे में है ना सब काम हो रहा है। तब हम लोग दोस्तों, हम तो चाहते हैं, न्यूज़ इंडिया तो चाहता है इस पे पहलकदमी हो और दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग सोशल मीडिया की होनी चाहिए
और इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, प्रस्ताव पारित होनी चाहिए। केवल ये कह देने से कि तानाशाही आएगी तो तानाशाही से निपटने के लिए भी रास्ते खुलेंगे अपने अपने तरीके से। हर व्यवस्था के अपने कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, उस लूप होल्स होते हैं, उस लूप होल को हम लोग पकड़ के फिर आगे चलेंगे। ऐसी स्थिति के पहले हमने आने वाले तूफान, आने वाले संकट के खिलाफ खुल के आवाज उठाकर एकजुट होना होगा, यही अपेक्षा है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने सहयोगी साथी राजेश मेश्राम के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए फिर से आह्वान करता हूँ, चलिए उठिए, आवाज़ दीजिए कि हम तानाशाह को ख़त्म करेंगे 24 के चुनाव में। शुक्रिया, जय भीम, जोहार। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।